मिडिल ईस्ट की गहराती तनावपूर्ण स्थिति के बीच अब एक बार फिर बड़ा कूटनीतिक मोड़ सामने आता दिख रहा है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फिर से शुरू होने की संभावना ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। और हम इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो अगले 2 दिनों में इस्लामाबाद में क्या होने जा रहा है, आज विस्तार से बताएंगे आपको। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच परिसीमन को लेकर घमासान जारी है। 850 सीटों को लेकर विपक्ष नाराज है। तो ये फिर महिला आरक्षण की थ्योरी क्यों नहीं समझ पा रहे। इस सियासी बहस को एक कानूनी नजरिए से समझने की आज कोशिश करेंगे, ये क्योंकि देश के लोकतंत्र के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। और नोएडा में अब शांति है। सभी कर्मचारी एक एक कर काम पर लौट रहे हैं। वेतन बढ़ोतरी की मांग लगभग पूरी हो रही है। हालात सामान्य भले ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नोएडा की सड़कों पर बर्बादी की कहानी अभी भी लिखी हुई है। जो फैक्ट्री रोजी रोटी दे रही थी, आज पूरी तरह से तहस नहस कर दी गई है। पूरी तस्वीर आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच एक बार फिर शांति की उम्मीद दिखाई देने लगी है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फिर से शुरू हो सकती है। इसी वजह से पूरी दुनिया की नज़र अब इस बात पर टिकी है कि क्या आने वाले समय में कोई नई कूटनीतिक चाल चली जाएगी, कोई नया रास्ता निकल के आएगा, क्या शांति बहाली हो पाएगी। इस पूरी कहानी की शुरुआत राष्ट्रपति ट्रंप के हालिया बयानों से मानी जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने संकेत दिया है कि ईरान के साथ बातचीत का एक नया दौर जल्द शुरू हो सकता है। हालांकि अभी तक किसी भी देश की तरफ से आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, इसकी पुष्टि नहीं की गई है। इसी बीच लगभग 40 मिनट भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ट्रंप की एक लंबी फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत में ईरान में चल रहे तनाव, होर्मुज के हालात और दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन ये पूरी जानकारी अभी केवल मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है और किसी भी आधिकारिक बयान से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अब कहानी का रुख पाकिस्तान की तरफ जाता है, जहां इस समय एक नई कूटनीतिक हलचल देखी जा रही है। रिपोर्ट्स का दावा है कि इस्लामाबाद एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय बातचीत का मंच बनने जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच कोई नई वार्ता का दौर फिर से शुरू होता है तो उसका आयोजन पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ही होगा। और ये वही पाकिस्तान है जिसने पहले भी दोनों देशों के बीच बातचीत में मध्यस्थता की भूमिका निभाने की एक कोशिश जरूर की थी, लेकिन वो वार्ता फेल हो गई थी। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान भौगोलिक और राजनीतिक रूप से एक ऐसा देश है जो दोनों पक्षों के साथ संवाद बनाए रख सकता है। इसलिए अगर किसी तटस्थ स्थान की ज़रूरत पड़ती है तो इस्लामाबाद एक संभावित विकल्प बन सकता है। हालांकि ये केवल एक संभावना है, अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक चर्चा चल रही है। तो अगली बातचीत जो पाकिस्तान में होनी है, उसके लिए किसी बड़े समझौते की अभी बात नहीं हुई है। बैठक की कोई तारीख तय नहीं हुई है। सभी बातें अभी मीडिया रिपोर्ट्स, राजनीतिक संकेतों और विश्लेषकों की राय पर ही आधारित है। और यही वजह है कि सभी विशेषज्ञ इसे अभी केवल एक कूटनीतिक संभावना ही मानकर चल रहे हैं। और इधर देश की राजनीति इस समय एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां बहस सिर्फ महिला आरक्षण की नहीं हो रही, बल्कि इसके पीछे छिपे कई बड़े राजनीतिक समीकरणों की भी हो रही है। इस विषय पर सत्ता और पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव तेज हो रहा है। सरकार का कहना है कि 2029 के आम चुनाव से लागू करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम बढ़ाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष इस पूरे मामले को सिर्फ आरक्षण का मुद्दा नहीं मान रहा। दिल्ली में सियासत तब और तेज हो गई जब विपक्षी गठबंधन इंडी अलायंस ने एक अहम बैठक बुला ली। ये बैठक दोपहर 3 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आवास पर हुई, जिसमें राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ विपक्षी नेता भी शामिल हुए। विपक्ष का आरोप है कि महिला आरक्षण के साथ परिसीमन को जोड़कर सरकार एक बड़ा राजनीतिक बदलाव करने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि अगर लोकसभा सीटें 543 से बढ़कर 850 तक जाती हैं तो इसका सीधा असर देश की राजनीतिक संतुलन पर पड़ेगा। और यहीं से विवाद की असली जड़ सामने आती है। विपक्ष का पहला सवाल यह है कि जब मौजूदा 543 सीटों पर ही महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जा सकता है तो सीटें बढ़ाने की ज़रूरत क्यों है। उनका कहना है कि आखिर आरक्षण को तुरंत लागू करने के लिए मौजूदा व्यवस्था ही पर्याप्त है। दूसरा बड़ा मुद्दा क्षेत्रीय संतुलन का है, उत्तर दक्षिण की राजनीति का है। Therefore, we all have decided we will, though
Continuously we are supporting Women's Reservation Bill. 2010, then even 2023, it is unanimously accepted the constitutional amendment. And we are insisting that they should implement that whatever earlier amendment is passed. And secondly, that delimitation, they are also playing some tricks. Therefore, all party, we are going to take one stand. We unitedly should fight in parliament. विपक्षी दलों का कहना है कि परिसीमन के बाद जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण होगा, जिससे उत्तर और दक्षिण भारत के बीच राजनीतिक असंतुलन बढ़ सकता है और कुछ राज्यों का प्रतिनिधित्व भी कम हो सकता है, खास करके दक्षिण के राज्यों का। अब तीसरा मुद्दा क्या है? ओबीसी आरक्षण को लेकर है। विपक्ष का कहना है कि महिला आरक्षण के भीतर उप कोटा का भी प्रावधान जरूरी है, लेकिन इस पर सरकार स्पष्ट रुख अपना नहीं रही। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी पहले भी इस मुद्दे को लेकर सवाल उठा चुकी हैं। संसद में ये बहस 16 और 17 अप्रैल को लोकसभा में होगी और 18 अप्रैल को राज्यसभा में होगी, जिसके बाद मतदान किया जाएगा। सरकार ने बजट सत्र को 3 दिन बढ़ाकर इस मुद्दे को प्राथमिकता दी है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि ये बहस एक ऐतिहासिक सुधार बनेगी या फिर एक बड़े राजनीतिक टकराव का रूप सामने लेकर आएगी। और पिछले कुछ दिनों से नोएडा का औद्योगिक इलाका देश की प्रमुख मीडिया की हेडलाइंस बना रहा। तोड़फोड़, आगजनी, पत्थरबाजी और गिरफ्तारी की तस्वीरें देखने को मिली। जहां आम दिनों में मशीनों की आवाजें गूंजती थी, वहां अचानक नाराज श्रमिकों का गुस्सा फूट पड़ा। वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर शुरू हुआ प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसक हो गया और कई कंपनियां इसकी चपेट में आ गईं। अच्छी खबर यह है कि श्रमिक प्रदर्शन अब समाप्त हो चुका है और करीबन 70% से ज्यादा कर्मचारी काम पर लौट आए हैं। धीरे धीरे फैक्ट्रियों के गेट खुलने लगे और काम पटरी पर लौटता दिख रहा है। लेकिन अगर आप सेक्टर 3 की या उसके आसपास के इलाकों को देखें, उधर जाएं, तो आपको लगेगा कि विध्वंस की दास्तान कैसे लिखी गई है दीवारों पे। टूटी हुई खिड़कियां, जली हुई गाड़ियां, टूटे फैक्ट्री के गेट, बदहाल सड़कें और बिखरा हुआ सामान। यानी हालात पूरी तरह से सामान्य होने में अभी बहुत समय लगेगा। ये सब उस हिंसा की कहानी खुद बयां करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम की सबसे दर्दनाक तस्वीरों के साथ पुलिस और प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस और पीएसी के जवान लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के जरिए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है, उन पर नजर रखी जा रही है ताकि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। दरअसल ये गुस्सा अचानक नहीं भड़का। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक इलाकों में पिछले कई महीनों से श्रमिक वेतन की मांग को लेकर, काम के घंटों को लेकर, इसके अलावा अन्य सुविधाओं को लेकर काफ़ी नाराज चल रहे थे। छोटे छोटे विरोध पहले भी हुए थे, लेकिन इस बार मामला ज़्यादा बढ़ा और उग्र हो गया। स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन ने अब वेतन वृद्धि से जुड़े नोटिस बोर्ड जगह जगह लगा दिए हैं ताकि श्रमिकों को सही जानकारी मिल सके और भ्रामक या अफवाह के न फैले। सीएम योगी ने खुद मामले को हैंडल किया, मजदूरों के समर्थन में दिखे। कंपनी के प्रवक्ता ने सामने आकर बात मानी। हालांकि कुछ श्रमिक संगठनों का अभी भी कहना यह है कि ये जानकारी अधूरी है। कई ज़रूरी मुद्दे अभी ऐसे हैं जिनमें स्पष्टता बाकी है। यानी एक तरफ काम दोबारा शुरू हो चुका है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस कंपनी से आपका घर चलता है, रोजी रोटी है, उसे तोड़कर आपको क्या मिलेगा? आखिर लौट कर तो उसी कंपनी में आपको काम के लिए वापस आना पड़ा। तो एक बड़ा सवाल छोड़कर जाती हूँ आज के खबर प्रधान शो में। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।